ओके ओके इस तरीके से हम मटेरियल की, ये तो एक एग्जांपल है। हम इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे पास एक मटेरियल अवेलेबल है स्टील, जिसके नॉर्मल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन अवेलेबल होती हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी का जो मेथड है जिससे हमने इसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया है बाय यूजिंग अ सोर्स ऑफ हीट, वी और हमने इसको कोई ट्रीटमेंट दिया है यूजिंग हीट, तो वी कॉल दिस प्रोसेस इज हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, हम एक मटेरियल को एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं, कोरोजन प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं बाय यूजिंग हीट। सो इट इज कॉल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी। और इस एक्टिविटी से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये भी चेंज हो जाती हैं। सो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के अंदर ये जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, इसमें हमारे पास एनीलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, क्विंचिंग है, टेम्परिंग है, सरफेस ट्रीटमेंट है, इस तरह की ये प्रेसिपिटेशन, पीपीटी हार्डनिंग का मतलब ये प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग प्रोसेस है। इस तरह के ये सारे प्रोसेसेस हैं जो इससे हम अपने जो मटेरियल है, जो कि नेचुरल अकरिंग मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। इन अदर वे अराउंड, फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल आयरन है, लेकिन आयरन के अंदर अगर हम अलॉइंग एलिमेंट्स ऐड ऑन करना शुरू करते हैं तो उससे भी उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास प्योर आयरन है जिससे हमारे ये खिड़कियां दरवाजे वगैरह बने होते हैं, तो आप ये देखेंगे फॉर एग्जांपल हमारा गेट, अगर किसी कोई नया घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है या किसी भी जगह के ऊपर आप नया गेट बना के लगाते हैं, तो थोड़े से बाद अगर उसको पेंट नहीं करेंगे तो वो ऑरेंजिश हो जाएगा, क्रोजन हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो उसकी क्रोजन की प्रोटेक्शन को लिए उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। लेकिन अगर वही आयरन तो वही है, लेकिन अगर इसके अंदर मैं कोई अलॉइंग एलिमेंट ऐड ऑन कर देता हूँ, लाइक मैं उसके अंदर क्रोमियम ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो वही आयरन जो है क्या कहते हैं उसको, क्रोजन जो है उसकी नहीं होगी। और वो आयरन लाइक आपके जो किचन यूटेंसिल्स हैं, जो आपके पॉट्स हैं, आपके नाइफ्स हैं, स्पून हैं, ये सारी चीज़ें है वो आयरन ही, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक 10% 11% क्रोमियम ऐड किया है। लेकिन वो ऐड करने से क्या हुआ है कि आप देखें साल हा साल पड़े रहते हैं, फॉर एवर पड़े रहते हैं, लेकिन आपको कभी भी इस किचन यूटेंसिल्स को पेंट करने की जरूरत नहीं होती और ना उसके ऊपर वो ऑरेंजिश कलर की प्रोडक्ट आती है। इट मीन्स आपने आयरन की जो नेचुरल क्रोजन प्रॉपर्टी थी उसको चेंज कर दिया बाय द एडिशन ऑफ एन अलॉइंग एलिमेंट दैट इज क्रोमियम। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारे मटेरियल हैं, ये एक सिंपल एक एग्जांपल दी है कि कोई जो भी नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है हम उस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देर आर वेरियस ट्रीटमेंट्स जिसकी वजह से हम उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले इन सारी चीज़ों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में आप कोई भी मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं, आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं उस मशीन के, तो उसमें आपको जो भी नेचुरली अवेलेबल मटेरियल होता है हमेशा एज इट इज़ यूज़ नहीं हो जाता। देयर आर एप्लीकेशंस के एज इट इज़ हम उसको यूज़ कर देते हैं, लाइक एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म भी यूज़ हो जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी हमारे पास इंजीनियरिंग एप्लीकेशन आती है ड्यूरिंग द मशीन डिज़ाइन कि हमें वहाँ पे मटेरियल को इनकॉर्पोरेट करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो आपको जब तक नेचुरल मटेरियल की प्रॉपर्टी का पता नहीं होगा तो आप उसकी मॉडिफिकेशन क्या करेंगे। तो इट मीन्स कि हमें जो भी मटेरियल है, जो भी स्टार्टिंग मटेरियल है, हमें सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी को पता करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं और कुछ हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं कि व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज जिसको हमें, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें लेना ज़रूरी है। हम वो पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक एक बेंचमार्क डेवलप करते हैं अपने माइंड में, ओके दिस इज़ अ नेचुरली अकरिंग मटेरियल, और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, डक्टिलिटी है, इलास्टिसिटी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, वट एवर इज़ द प्रॉपर्टीज जो नेचुरली अकरिंग मटेरियल की हैं, लाइक आयरन है, लाइक एल्यूमिनियम है, आप सबसे पहले मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करके ये लिस्ट डाउन कर लेते हैं। अब आपके पास ये सारी मटेरियल की जो नेचुरल अकरिंग मटेरियल हैं या जो आप मटेरियल प्योर एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज वो आपके पास आ गई हैं। अब आप अपनी जो मशीन आपने डिज़ाइन किया, टारगेट एप्लीकेशन है, आप उसको देखते हैं कि वो जो एप्लीकेशन आपने डिज़ाइन किया पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जो कंपोनेंट यूज़ होना है वहाँ पर उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हैं आपको। आप अपना जो ऑलरेडी लिस्टेड आपने पहले से डायग्नोज किए हैं उसकी प्रॉपर्टीज और अपनी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं।
अगर उस कंपैरिजन में डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल आपको हार्डनेस ज़्यादा चाहिए, आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा रिक्वायर है, तो आप क्या करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करना शुरू करते हैं, सो दैट मटेरियल तो आपको वही चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंज चाहिए था, लाइक आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, तो आप उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं सो दैट आप अपने उस टारगेट को अचीव कर सकें, और अपने उस प्रोडक्ट को, उस मटेरियल को उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर यूज़ कर सकें उन प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो ये देयर इज़ अ लिंक बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल प्रॉपर्टीज़। और इन लिंकिंग के लिए ये होता है कि इनिशियल प्रॉपर्टी को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास जो कुछ टूल्स हैं, तो हम इनिशियल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं, एंड देन हमारे पास जो टारगेट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी उस तक पहुंचने के लिए हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो प्रॉपर्टीज मॉडिफिकेशन के स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, इसको देखेंगे कि इसको डिटरमिन किस तरह कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे पास नेचुरली अकरिंग मटेरियल की हम डिटरमिन करें, हम आफ्टर प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन अडॉप्ट करने के बाद भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करेंगे। हम ये देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एक्स वाई जेड मटीरियल है और उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ वैल्यू ए है और मैं उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू बी तक जाना चाहता हूँ, तो मैंने उसका एक मॉडिफिकेशन को प्रोसेस को अडॉप्ट किया है। इस लिस्ट में से कोई भी मॉडिफिकेशन प्रोसेस मैंने अडॉप्ट कर लिया और मैंने उस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद एक ट्रीटमेंट दिया है उस प्रोसेस को तक, और वहाँ तक मैंने मटेरियल को ले गया हूँ, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया और मैं समझ रहा हूँ कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। अब मैं, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है इस प्रोसेस मॉडिफिकेशन करने के बाद, लेकिन वो कितनी इंक्रीज हुई है, उस दोबारा उस इंक्रीज को चेक करने के लिए मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के जो डिटर्मिनेशन के जो टूल्स हैं उसको दोबारा यूज करूंगा और उसको दोबारा से चेक करूंगा वेदर आई हैव अचीव द टारगेट और नॉट। सो इसलिए जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के जो डिटर्मिनेशन के टूल्स हैं ये हम पहले भी पढ़ते आए हैं, तो हम इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। अब सबसे पहले जो है लिस्ट के अंदर है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या चीज़ है? स्ट्रेंथ जो है ये एक मटेरियल की ये एबिलिटी है कि मसलन हम किसी मटेरियल को, किसी सर्विस में पार्ट लगा हुआ है, किसी मशीन के अंदर ये कंपोनेंट एक फिक्स है और इन सर्विस है, मशीन ऑन है। अब उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की लोडिंग्स आ रही हैं, कोई टेंशन लोडिंग है, कोई कंप्रेसिव लोडिंग है, कोई टॉर्जनल लोडिंग है, डिफरेंट किस्म की लोडिंग्स हैं उसके ऊपर। तो डिफरेंट किस्म की लोडिंग की वजह से मटेरियल जो है ना वो डिफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो एक लोडिंग्स जो उसके ऊपर फोर्सेस आ रही हैं, अगर वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड करती हैं तो मटेरियल फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं ना वो फेल हो जाते हैं और हमें उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्ट्रेंथ है एक मटेरियल की वो ये होती है कि जो उसके जो ऊपर जितनी भी लोडिंग्स आ रही हैं, आप कोई भी मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको ये पता होता है ऑलरेडी ड्यूरिंग द डिज़ाइनिंग कि आपके जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, उसके ऊपर किस किस्म की लोडिंग्स आ रही हैं। आइदर देर आर द लोडिंग इन द टेंशन, इन अ कंप्रेशन, इन अ टॉर्जनल। ठीक है, जिस जिस किस्म की लोडिंग्स आ रही हैं, हम उन लोडिंग्स को सामने देखते हुए, उसके मैक्सिमम लोड को सामने रखते हुए हम मटेरियल को पहले से चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या ये मैक्सिमम लोड को बियर कर सकता है या नहीं बियर कर सकता है। सो किसी भी मटेरियल का फेल होने से पहले पहले तक जितना मैक्सिमम लोड बियर कर सकता है, हम उसको कहेंगे ये मटेरियल की स्ट्रेंथ है। और अगर वो मटेरियल अदरवाइज उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ वैल्यू है, उस स्ट्रेंथ वैल्यू के ऊपर, या हम इसको कहेंगे इसके ऊपर मशीन को हम डिजाइन करते हैं, मटेरियल को डिजाइन करेंगे, डिजाइन वैल्यू, तो उसके बाद मटेरियल फेल हो जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रेंथ। अब हार्डनेस जो है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ देखने में तो ऐसी चीज़ें लगती हैं कि जैसे कि दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज अभी आगे भी ऐसी आएंगी जिसमें हमें ऐसा लगता है कि ये एक जैसी ही चीज़ है, लेकिन नाम चूंकि डिफरेंट है तो डेफिनेटली देयर इज अ हेयर लाइन डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनोलॉजीज। अभी आगे एक और टर्मिनोलॉजी आएगी तो उसमें भी अमूमन अगर हम क्लास में होता है तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस आपके सीनियर्स में भी ऐसा रहा है और बाकी क्लासेस में भी ऐसा काफ़ी जगह में देखा है कि कई बच्चों को इवन के पास आउट पूरी इंजीनियरिंग करने के बाद भी नहीं पता चलता है कि इन दो चीज़ों के दरमियान, दोनों टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस क्या है। तो अभी हम आगे देखते हैं।
जैसे ना हार्डनेस है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ। अगर हम जनरली पूछें कि स्ट्रेंथ और हार्डनेस, किसी भी आप बंदे से जाके पूछें, लेमैन से, बाय मार्केट में, तो आपको, या खुद अपने आप से भी पूछें, तो आप में से चंद ही होंगे जिनको क्लैरिफिकेशन होगी। अदरवाइज बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन सी होती है इन चीज़ों के अंदर कि हार्डनेस और स्ट्रेंथ क्या चीज़ है। वो एक एक ही कंसिडर करते हैं कि स्ट्रेंथ भी वही चीज़ है और हार्डनेस भी वही चीज़ है। तो हार्डनेस एक ऐसी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आप कोई फॉर्म ले लें, ठीक है, या फॉर्म चले, मैट्रेस है आपके बेड के ऊपर, आप उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो प्रेस करते हुए उसमें क्या है कि उसके अंदर एक डेफॉर्मेशन हो रही है, मटेरियल कंप्रेस होता हुआ जा रहा है नीचे की तरफ। लेकिन जब आप अपनी फिंगर को या आप लोड को उठाते हैं वापस, तो वो फॉर्म वापस अपनी उस लोकेशन पर वापस आ जाता है। इट मीन्स कि वो अपनी उस लिमिट के अंदर है, कि जिस लिमिट के अंदर हम इलास्टिक लिमिट कह सकते हैं, अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर है, जिसमें उसके अंदर परमानेंट डेफॉर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन उसका मटेरियल प्लास्टिकली फ्लो जरूर हो रहा है, कि पहले वो सरफेस के ऊपर था लेकिन वो फ्लो करके नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब हम अगर किसी मटेरियल को डिफॉर्म कर रहे हैं, या उसके ऊपर हम इसी तरीके से लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, और वो मटेरियल उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर प्लास्टिकली परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, तो हम कहेंगे कि उसकी जो एबिलिटी है उस परमानेंट डेफॉर्मेशन के अगेंस्ट, हम उसको कहेंगे इट इज द हार्डनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। लाइक मैं अगर कोई स्टील है इसके ऊपर, या एल्यूमिनियम है इसके ऊपर, मैं लोड अप्लाई करता हूँ, कोई फॉर एग्जांपल कोई पंच रख कर मैं उसके ऊपर परमानेंटली ऐसा ऐसा लोड इंक्रीज करता चला जाता हूँ, तो वो लोड एक इंक्रीज करने से एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जिसकी वजह से, जिस पर वो जो मैं लोड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई कर रहा हूँ, वो उसके अंदर इम्बेड होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर एक परमानेंट डेफॉर्मेशन, एक परमानेंट एक मार्क जनरेट करना शुरू कर देगा। अब वो अगर आप मटेरियल जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसके ऊपर लोड अप्लाई कर, अगर आप उसको रिमूव भी कर लेते हैं, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर आपको एक मार्क मिल जाएगा। इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि आप कोई नेल पकड़ें, नेल जो कील होता है, और आप किसी भी फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की आपके पास प्लेट है या कोई भी मटेरियल है, आप उसके अंदर हल्का सा उसको स्ट्राइक करते हैं, थ्रू होल नहीं हुआ, स्ट्राइक करते हैं थोड़ा सा। आप जब आप नेल रिमूव करेंगे, तो आप देखेंगे नीचे आपको एक छोटा सा डेंट मिलेगा। अब वो डेंट जो है, अब आपने उसको रिमूव भी कर लिया नेल को, लेकिन अब वो चाहे साल हर साल पड़ा रहे वो मटेरियल, लेकिन वो डेंट वहां पर पड़ा रहेगा, और वहां पे मटेरियल दोबारा से फ्लो करके उसको फिल नहीं करेगा। इट मींस कि उस पर्टिकुलर लोकलाइज्ड पोजीशन के ऊपर जब हमने फोर्स अप्लाई की है उस नेल को रख के, तो क्या हुआ, मटेरियल वहां से प्लास्टिकली फ्लो कर गया। जैसा पानी फ्लो कर जाता है ना, इस तरीके से इस एनालॉजी को इस तरह समझ लें कि जब हमने वहां पर लोड अप्लाई किया है, तो मटेरियल वहां से फ्लो करके साइडों पर चला गया, ठीक है, और वो साइडों पर जाने की वजह से वहां पर हमारे पास एक मार्क जनरेट हो गया, या एक छोटा सा डेंट जनरेट हो गया। तो मटेरियल की जो एबिलिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर आप वही नेल रखें और अपने हाथ से प्रेस करें, तो माइट भी कुछ भी नहीं होगा वहां पे, किसी किस्म का मटेरियल प्लास्टिकली फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने उस को आप प्रेस करते चले जा रहे हैं, आप उसको प्रेस करते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मटेरियल जो है ना वहाँ पे डेंट नहीं पड़ा, और वो नेल उसके अंदर एम्बेड नहीं हो रहा। इट मींस कि आपकी जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, वो अभी इनसफिशिएंट है उस मटेरियल को प्लास्टिकली फ्लो करवाने के लिए। तो आप वो फोर्स अगर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पहुंचकर मटेरियल फ्लो करना शुरू कर देगा उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, जो नेल की टिप जो आपने उसके ऊपर एम्बेड की हुई है, तो वहां से मटेरियल फ्लो करेगा साइडों के ऊपर, ठीक है। तो उससे उसको हम कहेंगे कि वो जो जहां से वो मटेरियल ने फ्लो करना शुरू किया है, हम उसको कहेंगे कि ये जो उससे पहले पहले जो है, हम कहेंगे ये मटेरियल की इतनी हार्डनेस है, इतनी मटेरियल की जो जो मटेरियल की परमानेंट लोकलाइज जो फ्लोबिलिटी है उसको बियर कर सकता है। सो इसको हम अदर वे भी ले सकते हैं, लाइक हम कोई नाइफ लेके आप, या कोई शार्प एज मटेरियल लेके किसी मटेरियल के ऊपर, लाइक कोई आपने नाइफ ले लिया या हैक्सॉ ले लिया, आपने कोई भी स्टील है, एल्यूमिनियम है, या कोई भी मटेरियल है, रबर है, आप उसके ऊपर जब एक स्क्रैच लगाते हैं, तो स्क्रैच लगाने के बाद अगर आप गौर से देखें उस जगह को, तो आप देखेंगे कि जहां पर वो स्क्रैच है उसके साइडों के ऊपर एक
माउंटेन्स, वेरी नैनो स्केल माउंटेन, माइक्रो स्केल माउंटेन्स बनी हुई। उसमें उसकी वजह होती है कि मटेरियल जो है वो वहां से या तो फ्लो करके साइडों पर चला गया, ठीक है, या तो फिर अदर वे राउंड, अगर इफ द मटेरियल सॉफ्ट होगा तो वहां से रिमूव हो जाएगा मटेरियल। तो ये है कि एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल कि लोकलाइज्ड जो उसकी जो डेफॉर्मेशन है, जो लोकलाइज्ड डेफॉर्मेशन है मटेरियल की, उसको, उसके अगेंस्ट जो उसकी रेजिस्टेंस है उसको हम हार्डनेस कहते हैं। अब स्ट्रेंथ और हार्डनेस का जो फर्क है वो ये है कि अब हार्डनेस जो है कि अगर आप दोनों सूरतों में हम एक कंपोनेंट के ऊपर या मटेरियल के ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म होने तक, जहां तक उसके अंदर उसको रेजिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे इट इज अ हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। और बिफोर ब्रेकिंग तक जितना वो प्लास्टिकली वो डिफॉर्म होना शुरू हो गया, सब कुछ होता चला जा रहा है, और जब तक वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने से जस्ट पहले तक जितनी वो फोर्स को बियर कर सकता है टूटने से पहले पहले, उसको हम उसकी स्ट्रेंथ कहेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। अब तीसरी चीज है टफनेस। इसमें टफनेस जो होती है, इसको हम ये लेंगे कि किसी भी मटेरियल को, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम इसको कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसकी कोई एग्जांपल अगर दें तो लाइक हम ह्यूमन बॉडी जो है, हम इसकी बात करते हैं, अगर हम लोग खुद जो है ना, हम वी आर अवर टफ मटेरियल, ठीक है, ह्यूमन बॉडी एज ए होल इज अ टफ मटेरियल। कि आप जब इसके ऊपर एकदम से कोई चीज़, लाइक अगर आप कोई बॉल आप कैच करते हैं, तो आपके हाथ में कोई फ्रैक्चर नहीं होता, आप उसका जो इम्पैक्ट होता है उसको बियर कर लेते हैं आपके हाथ, ठीक है। इसी तरह मतलब कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आप उसको रोक रहे हैं, लेकिन अगर आपका हाथ या आपकी बॉडी उसकी इम्पैक्ट को बियर करती है ना, तो वी कैन से कि उसकी जो इम्पैक्ट लोडिंग है उसको बियर करने की जो कैपेबिलिटी है, दैट इज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्रैक्चर। कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप बॉल अगर बहुत स्पीडीली आ रही है, क्रिकेट खेल रहे हैं आप, और अगर कैच कर रहे हैं, तो आपके हाथ अगर स्ट्रेट कैच आ जाता है तो आपके हाथ रेड जरूर हो जाते हैं, आपको दर्द होता है, यानी कि लेकिन फिर भी आपके हाथ फ्रैक्चर नहीं होते। इट मीन्स कि देयर इज एन एबिलिटी कि आप उसको होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अदर वे राउंड, अगर आपके पास बुलेट आ रही है और अगर आप उसके आगे हाथ रख लेते हैं, तो अब वो आपके हाथ को टीयर अपार्ट कर देगी, ठीक है। इट मीन्स कि आपकी बॉडी, आपकी जो बॉडी है उसकी एबिलिटी इतनी है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है कि वो एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर मोशन को रोकने की एबिलिटी रखती है। उससे ज्यादा अगर हाई स्पीड प्रोडक्ट होगी तो आप उस आपके हाथ जो है ना उसको रोकने की एबिलिटी नहीं रखता। अब ये ऐसा क्यों है? अब हमारा जो ह्यूमन बॉडी जो है ना, ये एक कंपोजिट मटेरियल है, एक ब्रिटल और एक डक्टाइल मटेरियल का। हमारा जो स्केल्टन है वो ब्रिटल मटेरियल है, लेकिन जो हमारा फ्लैश है वो सॉफ्ट मटेरियल है। अब क्या होता है, जैसे ही जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आके आपके हाथ पे लगती है ना, लाइक क्रिकेट बॉल आ रही है, आप कैच करने लगे हैं उसको, तो क्या होगा कि आपका जो फ्लैश है वो उसका इम्पैक्ट बियर करेगा, ठीक है। इम्पैक्ट बियर करते हुए वो जो फोर्स उसके ऊपर लगी ना, एक तो आपका फ्लैश प्रेस होगा, और जितनी भी उसकी पावर है ना, उसको थोड़ा सा टिकल डाउन करते हुए सारी की सारी पावर को, जो इम्पैक्ट की जो पावर है या लोडिंग है, उसको आपके स्केल्टन में ट्रांसफर कर देगा। अब स्केल्टन बियर वो है ब्रिटल मटेरियल, सो देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉफ्ट एंड अ हार्ड मटेरियल, यानी कि हम ये कह सकते हैं देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ब्रिटल एंड अ डक्टाइल मटेरियल। और इस कॉम्बिनेशन की वजह से हमारी जो बॉडी है वो इस किस्म के जो इम्पैक्ट लोडिंग है उसको बियर कर लेती है। सो दिस इज अ टफनेस। और इसी चीज को कहते हैं कि हम अगर बिफोर के फ्रैक्चर को बियर करने की जो एबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड टफनेस, ठीक है। अब स्ट्रेंथ एक डिफरेंट चीज है, टफनेस एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। स्ट्रेंथ ये है कि बिफोर फ्रैक्चर एक मटेरियल जो है ना वो कैसे जितना भी वो लोड बियर कर सकता है, लेकिन एक टफ मटेरियल जो होता है कि वो आसानी से टूट नहीं सकता, क्योंकि उसको टफ मटेरियल के अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास हमेशा, तो वो जो लोड होते हैं, इम्पैक्ट लोडिंग है या किसी तरह की लोडिंग है, उसको बियर करने की एबिलिटी रखता है।
तो जो टफनेस होती है अमूमन हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ज्यादातर उन एप्लीकेशंस के अंदर कि हमारे पास कोई मशीन डिजाइन है, हम उसके उस कंपोनेंट के अंदर जहां पर इम्पैक्ट लोडिंग आ रही है, लाइक हमारे गेयर्स हैं। जब एक मशीन हमने डिजाइन की हुई है तो गेयर जो होते हैं ना, जब एक दूसरे के साथ मैशिंग करते हैं, एक टीथ जो होता है, मसलन एक मोटर के साथ आपने एक गियर लगाया हुआ है और आगे आपने पूरी असेंबली लगाई है, गियर बॉक्स अटैच किया हुआ है, तो जो मोटर के साथ जो गियर लगा हुआ वो तो पूरी मोटर की पावर जो है वो ट्रांसमिट करने लगा, लेकिन वो पावर कहाँ से ट्रांसमिट करेगा? अपने टीथ से। एक टीथ जो आगे पूरी असेंबली के साथ अटैच है, जो जो गियर मोटर के साथ अटैच है, उस गियर का टीथ और वो वाला गियर जो पूरी असेंबली के साथ, जो पूरी असेंबली को चला रहा है आगे, उसका टीथ आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। ठीक है, अब जो गियर, जो मोटर वाला गियर है, वो असेंबली वाले गियर को पावर ट्रांसमिट कर रहा है मोटर की। अब वो कैसे ट्रांसमिट कर रहा है? थ्रू टीथ। अब एक टीथ जब टकराएगा गियर की असेंबली वाले टीथ के साथ, तो क्या होगा? पावर ट्रांसमिट किया, लेकिन उसने इम्पैक्ट ट्रांसफर किया। एक टीथ देखें कितना छोटा सा है, उसने इम्पैक्ट ट्रांसफर किया पूरा फुल पावर के साथ दूसरे टीथ को। तो वो जो इम्पैक्ट लोडिंग है, उस इम्पैक्ट लोडिंग की वजह से अगर टीथ टफ नहीं होगा, चाहे वो स्ट्रेंथफुल हो, उसकी हार्डनेस भी ठीक ठाक हो, लेकिन अगर वो टफ नहीं होगा ना, तो टीथ इमीडिएटली टूट जाएगा। ठीक है, तो टफनेस के लिए फिर हम क्या कहते हैं उसको, उसके अंदर वही एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं जो कि ह्यूमन एनालॉजी है, क्योंकि इंजीनियर्स जितने भी हैं पूरी दुनिया में, ये हमेशा नेचर से इंस्पायर होते हैं और नेचर से इंस्पायर होकर मशीन डिजाइन करते हैं। आप देखें एयरप्लेन है, इन्होंने बर्ड्स से इंस्पायर होके और पूरा एयरप्लेन डिजाइन किया। इसी तरह हमारे पास जितनी भी दुनिया में हमारी इन्वेंशंस होती हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, गाड़ियों को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि विदाउट ड्राइवर गाड़ी चल जाए, तो उसके अंदर पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन वो किससे इंस्पायर है? इंसान से, ह्यूमन ब्रेन से। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इंसान जितने भी है ना, जो भी इन्वेंशंस हो रही हैं, ये नेचर से इंस्पायरेशंस हैं। वो हमेशा नेचर को देखते हैं और नेचर को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज है कि हमने भी अब जो टफनेस की जो एबिलिटी जो टीथ्स के अंदर हम लोग लेकर आए हैं, वो हमने ह्यूमन नेचर को देखते हुए बॉडी को देखा कि यार बॉडी जो है, जब वो टफ एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को कैसे बियर करती है, तो उसके अंदर टफनेस की एबिलिटी कैसे आई है। तो टफनेस की एबिलिटी को जब सर्च आउट किया तो पता चला कि देयर इज अ combination of a hard and a soft material, then you can make a material tough। तो सिमिलरली यही एनालॉजी इस्तेमाल की गियर्स के अंदर। ये मैं सिंपल आपको एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो गियर जो होता है उसके अंदर भी हम लोग यही करते हैं कि गियर के टीथ के अंदर हम हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल का कॉम्बिनेशन डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से एक सिंपल स्टील जो है ना वो टफ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जो सिर्फ टीथ की लोकेशन के ऊपर। और अब हम ये कैसे करते हैं, ये जब हम प्रॉपर्टीज मॉडिफिकेशन का जो टॉपिक है, जो अपकमिंग लेक्चर्स में आएगा, जब वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे इसको डेवलप करते हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल से आपको टफनेस जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ओके, अब ये हमारे पास अ, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी जो, ये ऑलरेडी ये कोई इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अब हम किसी मटेरियल को जब डिफॉर्म करते हैं, तो डिफॉर्म करते हुए एक ऐसे पॉइंट तक डिफॉर्म करें कि जब हम उसको छोड़ दें तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाए, तो हम कहेंगे इट इज़ अंडर इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब ये जो डेफॉर्मेशन प्रोसेस है, इट कैन बी अ टेंसाइल, इट कैन बी कंप्रेसिव। इट मीन्स कि अगर आप मटेरियल को डिफॉर्म कर रहे हैं, डेफॉर्मेशन का वर्ड है, लेकिन हम उसको ज़रूरी नहीं कि हम उसको अंडर टेंसाइल लोडिंग डिफॉर्म करें, हम उसको कंप्रेसिव लोडिंग में भी डिफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मसलन आपके पास बबल गम है, आप उसको पुल ऑफ करना शुरू करते हैं, दोनों हाथों से पकड़ के उसको पुल करते हैं, तो आप उसको उसको टेंसाइल लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा
पुल करते हैं, उसके ऊपर ड्रॉप कर देते हैं, तो वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाती है, तो देन वी कैन से इट इज अंडर इलास्टिक लिमिट। लाइक रबर को देख लें, रबर को आप खींचते हैं थोड़ा सा और आप उसको छोड़ दें, वापस अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल डायमेंशन को अटेन कर लेती है। जब वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को अटेन कर लेती है, तो इट मींस हम कहेंगे कि इट्स अंडर इलास्टिक लिमिट। सिमिलरली जितने भी मटेरियल हैं, चाहे वो स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है या अलॉयज